हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ग्रेको रोमन पीरियड के पार्ट 2 रोमन पीरियड के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि पार्ट 1 है। उसमें हमने ग्रीक पीरियड के बारे में जाना। हम इस वीडियो में रोमन हिस्ट्री, एंशिएंट रोमन लिटरेचर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अर्ली रोमन हिस्ट्री समझते हैं। 6th सेंचुरी बीसी में मोनार्की को रिपब्लिक ने रिप्लेस किया। तो 6th सेंचुरी बीसी के पहले देयर वाज मोनार्की इन रोम। उसके बाद वहां पे रिपब्लिक आया जहां पे लोग खुद ही गवर्नमेंट चलाते थे। इसके बाद 5-6 सेंचुरी के बाद 1st सेंचुरी बीसी में रिपब्लिक एम्पायर में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जूलियस सीजर, पॉम्पे और क्रैशियस ने एक ट्रायम्विरेट फॉर्म किया। सबसे पहले ये तीनों सीनेटर थे रोम में और ये तीन सबसे ताकतवर इंसान थे वहां पे। इन लोगों ने ट्रायम्विरेट एस्टेब्लिश किया वहां पे और ये तीनों बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए और मोस्ट ऑफ ये तीनों के ही द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती थी वहां पे। इसी ट्रायम्विरेट के जूलियस सीजर बाद में डिक्टेटर बने। उन्होंने खुद को लाइफ टाइम का डिक्टेटर घोषित कर दिया। जूलियस सीजर बहुत ही पावरफुल मिलिट्री लीडर, ओरेटर थे। उन्होंने रोमन एम्पायर बहुत बड़ा किया। इजिप्ट की क्लियोपैट्रा के साथ जूलियस सीजर का अफेयर था और जूलियस सीजर से क्लियोपैट्रा को सीजरियन नाम का एक बेटा हुआ। लेकिन इसी समय जूलियस सीजर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ। अब वो एक किंग बनने की दिशा में जा रहा था और वो सीनेट को मान नहीं रहा था। तो सीनेट को डर लग रहा था कि जूलियस सीजर विल बिकम अ किंग, ही विल बिकम अ मोनार्क। सो रिपब्लिकन के कुछ लोगों ने जो जूलियस सीजर के अगेंस्ट थे, उन्होंने 15 मार्च 44 बीसी, जिसको इडियास ऑफ मार्च भी कहा जाता है, सीजर को असासिनेट किया। उन्होंने सीनेट में ही सीजर को 23 बार चाकू से स्टैब करके मार डाला। जूलियस सीजर पे शेक्सपियर ने बहुत ही फेमस ट्रेजेडी लिखी है। उसके बाद जूलियस सीजर के असासिनेशन के बाद रोम में सिविल वॉर हो गई। अब ये सिविल वॉर सीजर के सपोर्टर्स और रिपब्लिकन इनके बीच में हुई थी। बिल्डिंग द रोमन एम्पायर, हम इसमें समझेंगे कि सीजर के असासिनेशन के बाद क्या हुआ। जो सिविल वॉर ब्रोक हुई वहां पे रिपब्लिकन्स वेर डिफीटेड। जो सीजर के ही सपोर्टर थे, एंटोनी ऑक्टेवियन, जो कि सीजर का नेफ्यू था और अडॉप्टेड सन भी था, एंड लेपिडियस, इन्होंने रिपब्लिकन्स को हराया और उसके बाद सेकंड ट्रायम्विरेट एस्टेब्लिश किया। फर्स्ट ट्रायम्विरेट जूलियस सीजर ने एस्टेब्लिश किया था। सेकंड ट्रायम्विरेट मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियन एंड लेपिडियस ने फॉर्म किया। अब ये तीनों मिलकर रोम का एम्पायर चला रहे थे। तो जितना बड़ा रोमन एम्पायर था, इन तीनों ने आपस में उसको बांट लिया। मार्क एंटोनी को ईस्टर्न एम्पायर मिला। ऑक्टेवियन, जो कि आगे जाकर अगस्टस सीजर बना, उसको वेस्टर्न रोमन एम्पायर मिला और लेपिडस को अफ्रीकन पार्ट मिला रोमन एम्पायर का। यहाँ पे अब ऑक्टेवियन और ज्यादा पावरफुल बन गए। अब इन दोनों के ही बीच में अनदर सिविल वॉर ब्रोक हुई। इसमें बेसिकली क्या हुआ, मार्क एंटोनी को जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर मिला, उसी समय इजिप्ट में क्लियोपैट्रा का राज था। क्लियोपैट्रा का जूलियस सीजर के साथ भी अफेयर था, मैंने अभी अभी बताया है आपको। और उससे क्लियोपैट्रा को बेटा भी पैदा हुआ था, सीजरियन नाम का। जब एंटोनी अलेक्जेंड्रिया गया, जो कि इजिप्ट की कैपिटल थी, तब क्लियोपैट्रा ने मार्क एंटोनी को सेड्यूस किया एंड दे स्टार्टेड हैविंग एन अफेयर। तो जो रोमन लोग थे, ऑक्टेवियन था, बाकी के जो सीनेटर थे, उनको लगा कि मार्क एंटोनी अब खुद का ही अपना एक ईस्टर्न साइड में रोमन एम्पायर बनाएगा। तो ही वॉज अ थ्रेट। ऑक्टेवियन ने मार्क एंटोनी को वापस बुलाया और अपनी बहन ऑक्टेविया द माइनर से शादी कराई। लेकिन मार्क एंटोनी वहां से लौटकर फिर से क्लियोपैट्रा के पास आया। अब वॉर इनएविटेबल थी। तो एक्टियम के पास 31 बीसी में एंटोनी और क्लियोपैट्रा की जो जॉइंट आर्मी थी और जॉइंट नेवी थी, उनको ऑक्टेवियन ने 31 बीसी में डिफीट किया और उसे ही बैटल ऑफ एक्टियम भी कहते हैं,
डिफीट के बाद एंटोनी और क्लियोपैट्रा दोनों ने सुसाइड किया। अब इसकी स्टोरी शेक्सपियर की ट्रेजेडी है जो कि एंटोनियो और क्लियोपैट्रा के बारे में लिखी गई है, वहां पे आपको मिलेगी। अब इस वॉर के बाद ऑक्टेवियन को अपोज करने वाला कोई भी नहीं था। लेपिडियस माइनरी फिगर बना रहा और ऑक्टेवियन सीजर रोम का फर्स्ट एम्परर बना। उसने खुद को फर्स्ट एम्परर घोषित कर दिया। इसके बाद ऑक्टेवियन ने अगस्टस ये नाम अपनाया और उसके बाद वो हमेशा अगस्टस सीजर नाम से बाद में पहचाना जाने लगा। So who was Augustus Caesar? He was the first emperor of Rome. He defeated the joint forces of Mark Antony and Cleopatra. अगस्टस सीजर के ही टाइम में रोमन एम्पायर प्रॉस्पेरिटी और पॉलिटिकल सेफ्टी के बारे में सबसे हाईएस्ट पीक पर था। इट वाज अ पिनैकल। अगस्टस सीजर का पीरियड पिनैकल था रोमन एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी का। अगस्टस सीजर की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है पैक्स रोमाना, उसका मतलब है रोमन पीस। ये अगस्टस सीजर ने ये जो पीस एस्टैब्लिश किया वो 200 साल तक चलता रहा। He was a patron of arts and letters. अगस्टस सीजर के पीरियड में ही बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया और जब अगस्टस सीजर 75 की उम्र में मर रहा था तब उसने अपने डेथ बेड पर ये कहा that he transformed Rome from clay to marble. उसने कहा कि मुझे रोम क्ले में मिला और मैंने उसको मार्बल बनाया। मतलब मुझे ये रोम बहुत ही कम प्रॉस्पेरिटी में मिला और मैंने उसको प्रॉस्पेरिटी का पिनैकल पे छोड़ दिया। सो दिस वाज अगस्टस सीजर। अब हम रोमन लिटरेचर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है रोमन क्लासिसिज्म। जैसा ग्रीक क्लासिसिज्म है वैसे ही रोमन क्लासिसिज्म है। रोमन वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक फिलोसॉफी, कल्चर एंड लिटरेचर इन क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड में रोमन्स पर ग्रीक फिलोसॉफी, कल्चर और लिटरेचर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। रोमन क्लासिसिज्म पीरियड में 3 फिलोसॉफीज इमर्ज हुई, स्टोइक फिलोसॉफी, इपिक्यूरियनिज्म एंड स्केप्टिसिज्म। इन तीनों फिलोसॉफी पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि ये फिलोसॉफीज है क्या। जीनो नाम का फिलोसोफर था साइप्रस से, उन्होंने ये स्टोइसिज्म ओरिजिनेट किया। यहाँ पे वर्च्यू, टॉलरेंस और सेल्फ कंट्रोल को टीच किया जाता था इस फिलोसॉफी में। अब ये जो स्टोइक नाम है वो स्टोआ पोइकिले, ये पब्लिक गैदरिंग का प्लेस था जहां पे जेनो अपने स्टूडेंट को टीच करता था। वहां से स्टोआ पोइकिले से ये स्टोइसिज्म नाम पड़ा इस फिलोसॉफी का। हम आज स्टोइसिज्म मतलब क्या समझते हैं कि किसी भी प्रेशर में हम काम रहे, एकदम इमोशनल ना हो। ये पूरी की पूरी फिलोसॉफी नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट स्टोइक फिलोसॉफी। स्टोइसिज्म में सेल्फ इंप्रूवमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। स्टोइक फिलोसोफर का मानना है कि वर्ल्ड कॉज एंड इफेक्ट इसके वेब में चलता है। अगर कोई चीज का कॉज है तो उसका इफेक्ट होगा। तो इनका मानना है हमारा इफेक्ट पे कोई जोर नहीं, लेकिन कॉज को जो एक्शन बनाती है वो हमारे हाथ में है। तो उस कॉज को हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के द्वारा कंट्रोल में रखेंगे। दैट इज स्टोइक फिलोसॉफी। स्टोइक फिलोसॉफी में विजडम, टेम्परेंस, जस्टिस और करेज पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। दिस इज द स्टोइक फिलोसॉफी इन शॉर्ट। नेक्स्ट है इपिक्यूरियनिज्म, शॉर्ट में प्लेजर ऑफ एवरीडे लाइफ। लेकिन दिस इज नॉट होल फिलोसॉफी। इपिक्यूरियनिज्म को इपिक्यूरस ने ओरिजिनेट किया। इनकी फिलोसॉफी के हिसाब से वन शुड लीड द बेस्ट लाइफ एंड दैट शुड बी ऑफ लॉन्ग टर्म। तो इपिक्यूरियनिज्म के हिसाब से इंसान ने बेस्ट लाइफ जीनी चाहिए पूरे अपने जीवन में। और वो बेस्ट लाइफ कहाँ से आएगी? प्लेजर से। और प्लेजर जो कि मॉडरेशन से आता है। तो हमें हर चीज मॉडरेशन में करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई चीज खाने से बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है तो हमें उसको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। सो मॉडरेशन इज द की हियर। नेक्स्ट है स्केप्टिसिज्म। अब स्केप्टिसिज्म में ये कहा जाता है कि दुनिया के जो सारे बिलीफ है उनको फॉल्स ठहराया जा सकता है, उनको गलत बताया जा सकता है। तो इनके हिसाब से जो सारी फिलॉसफी है वो गलत है। और यहाँ पे लॉस ऑफ बिलीफ इन हायर वैल्यूज, और उनके हिसाब से ब्यूटी इज फ्लीटिंग। तो दिस इज स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म इज डाउट। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश की है।
ये चीजें डिटेल में बताने की चीजें हैं, इन पर मैं एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब फिर से हम रोमन क्लासिसिज्म की स्टोरी पे आते हैं। रोमन क्लासिसिज्म इन्फ्लुएंस यूरोपियन रेनेसा। तो जो यूरोप में रेनेसा हुआ 1453 के बाद, उन पर रोमन क्लासिसिस्ट का सबसे ज्यादा प्रभाव था। रोमन क्लासिकल इरा में वर्जिल, होरेस, ओविड, सिनेका द यंगर, प्लॉटस और टेरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल राइटर्स है। अब वीडियो में आगे हम इनके बारे में जानेंगे। रोमन एम्पायर फ्लरिश्ड इवन आफ्टर द क्लासिकल पीरियड ओवर। और ये जो रोमन एम्पायर है, क्लासिकल पीरियड टेरेंस के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन रोमन एम्पायर उसके बाद भी फ्लरिश होते जाता है। ऑलमोस्ट 1500 साल रोमन एम्पायर टिके रहा। रोमन एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर 5th सेंचुरी एडी तक टिका रहा और ईस्टर्न रोमन एम्पायर 15th सेंचुरी एडी, जो कि 1453 में कैंस्टेंटिनोपल को डिफीट किया गया, तब तक वहां पे कैंस्टेंटिनोपल में ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल थी। तो पहला रोमन क्लासिसिस्ट है वर्जिल। ही वाज अ पायनियर ऑफ पेस्टरल पोएट्री। पेस्टरल पोएट्री मींस नेचुरल पोएट्री, जहां पे शेफर्ड की लाइफ के बारे में लिखा जाता है, उनका नेचर के साथ एंगेजमेंट लिखा जाता है। वर्जिल के इक्लॉग्स और जॉर्जिक्स ये दोनों बहुत ही फेमस वर्क है पेस्टरल पोएट्री पे। लेकिन वर्जिल सबसे ज्यादा फेमस है दी एनीड इस एपिक के लिए। दिस एपिक वाज मॉडल्ड ऑन इलियड एंड ओडेसी बाय होमर। तो ये एपिक का स्ट्रक्चर इलियड एंड ओडेसी पर बेस्ड है। एनीड में 12 बुक्स है और 12 बुक्स में ट्रोजन रेफ्यूजी एनियास इसकी स्टोरी को बताया गया है। आफ्टर द वॉर ऑफ ट्रॉय ही रन्स टू इटली एंड फाउंड द सिटी ऑफ रोम। इस एपिक में एनियस के एडवेंचर के बारे में लिखा गया है। एनियस वाज अ रेफ्यूजी ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय हारने के बाद वहां के बचे कुचे लोग हैं, वॉरियर्स हैं, एनियस के साथ इटली के लिए निकल पड़ते हैं। इससे पहले वो एक ओरेकल से डिस्कस करते हैं। ओरेकल उन्हें बताता है कि उन्हें इटली जाना चाहिए। बहुत सारे स्टॉर्म आते हैं उसकी जर्नी में, बहुत सारे हैजर्डस एडवेंचर आते हैं, हर्डल्स आते हैं, फाइट होती है और इन द एंड ही और एस्टैब्लिशेस द रोमन सिटी, द सिटी ऑफ रोम। इस एपिक में वर्जिल ने अगस्टन रिजिम का सिंबल यूज किया। इट इज लाइक एन एलिगरी। यहाँ पे अगस्टस को एनियस के साथ का एसोसिएशन दिया गया है। मतलब एनियस ने एनीड में जो किया, अगस्टस सीजर ने करंट ईरा में, प्रेजेंट में वही किया। तो एनियस इज द वन हु फाउंडेड द रोम and Augustus is the one who refounded the Rome and Virgil influenced Western literature। हम सभी जानते हैं कि डांटी की डिवाइन कॉमेडी में वर्जिल का एंट्रेंस है। वर्जिल डांटी की डिवाइन कॉमेडी में आता है, जो डांटे को आगे का रास्ता दिखाता है। वर्जिल के बाद होरेस was the most important writer। He is a Roman classicist lived in 1st century BC। होरेस अपनी ओड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उनकी ओड्स होमोस्ट्रोफिक होती है। होमोस्ट्रोफिक मींस सेम स्टांजा थ्रू आउट दी ओड। एक ही स्टांजा रहेगा पूरी ओड में, दैट इज होमोस्ट्रोफिक। एक ही मीटर रहेगा, एक ही स्टांजा रहेगा। इनकी ओड ट्रैंक्विल, थॉटफुल और कन्वर्सेशनल होती थी। ओड्स के बाद होरेस सटायर के लिए भी ज्यादा फेमस थे। हम जानते हैं कि होरेशियन सटायर, जुवेनालियन सटायर, मेनिपियन सटायर ये सभी पार्ट है सटायर के। तो फर्स्ट होरेशियन सटायर होरेस से ही आया है। इनके सटायर में क्या होता था, जो स्पीकर है ही वुड बी अर्बन, ही वुड बी विटी, ही वुड बी टॉलरेंट स्पीकर। होरेशियन सटायर का मेन एम अम्यूजमेंट है, मोरल देना नहीं है। और इनका एम क्या है, टू लाफ पीपल आउट ऑफ देयर फुलीज। पीपल को उनकी फुलीज दिखाकर उनको हंसाना। इट वॉज द एम ऑफ होरेस। So he used relaxed and informal language in his satires। He also wrote epistles। Epistles means letter। लेकिन ये भी पोएट्री ही होती थी। वो फेमस है आर्स पोएटिका के लिए। इसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में आर्ट ऑफ पोएट्री। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एपिस्टल टू पीसो। इस पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे होरेस एक लेटर लिखता है लूशियस पीसो और उसके दो बेटों को। लूशियस पीसो वाज अ सीनेटर एट दैट टाइम। तो होरेस उनको लेटर लिखता है और लेटर में पोएट्री कैसी होनी चाहिए, पोएट्री की थीम्स कैसी होनी चाहिए, बेसिकली हाउ टू राइट पोएट्री, इसके बारे में होरेस उस लेटर में लिखता है।
दिस इज बेसिकली अ पोएट्री, नॉट अ लेटर, बट इन द फॉर्म ऑफ लेटर। उसके बाद आते हैं ओविड। ओविड वाज बेसिकली लव पोएम राइटर और वो दो वर्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, आर्स एमेटोरिया एंड मेटामॉर्फोसिस। आर्स एमेटोरिया मीन्स द आर्ट ऑफ लव। आर्स एमेटोरिया 3 बुक में डिवाइडेड है। दिस इज द साइंटिफिक एंड डायडैक्टिक वर्क। ये डायडैक्टिक मीन्स टीचिंग देने वाला वर्क है। 3 बुक में से 2 बुक मेन के लिए लिखी है और 3rd बुक वुमेन के लिए लिखा है। 3 बुक में से फर्स्ट बुक में वो बताते हैं हाउ टू फाइंड द लव, सेकंड बुक में बताते हैं हाउ टू कीप दैट लवर। दीज बुक्स आर डेडिकेटेड टू मेन और 3rd बुक में वो वुमेन को बताते हैं हाउ टू फाइंड एंड कीप अ लवर। दिस इज आर्स एमेटोरिया। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। ये नैरेटिव पोएम है और इसमें वर्ल्ड जब से बना है वहां से लेकर ओविड के प्रेजेंट टाइम तक का पीरियड कवर किया गया है। यहाँ पे माइथोलॉजी की बहुत सारी स्टोरीज है, ऑलमोस्ट 200 टेल्स फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी, जो अलग अलग गॉड से अलग अलग हीरोज है, अलग अलग हीरोइंस है, गॉडेसेस है, उनके लव अफेयर, उनके एडवेंचर्स, उनके बेटे डेमीगॉड, गॉड, इनके बारे में ये स्टोरीज है इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। और ये मेटामॉर्फोसिस जो रेनेसां राइटर है उनके लिए माइथोलॉजी का बहुत ही बड़ा सोर्स था। रेनेसांस राइटर ने जो भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज अपनाई है अपने वर्क में वो मेटामॉर्फोसिस से ली गई है। सो दैट वाज ओविड। आफ्टर दैट सिनेका द यंगर। सिनेका द यंगर, he was a Roman statesman, dramatist, poet and philosopher. He was famously Emperor Nero's teacher. लेकिन एम्परर नीरो ने बाद में अपने ही टीचर को सुसाइड करने के लिए भेज दिया था। सिनेका ने स्टोइसिज्म, सिनिसिज्म और एपिक्यूरियनिज्म को सपोर्ट किया। He was basically famous for tragedies of blood. ट्रेजिडी ऑफ ब्लड मीन्स जो कि स्ट्रॉन्ग, वायलेंट और मेलोड्रामेटिक प्लेज होते थे, वहां पे वायलेंस बहुत ज्यादा होता था। इट वॉज बेसिकली अ रिवेंज ट्रेजिडीज। सेनेका सबसे फेमस है थीस्टिस के लिए। थीस्टिस में क्या है? थीस्टिस वॉज अ किंग ऑफ ओलंपिया। ही वॉज द सन ऑफ पेलोप्स एंड हिपोडेमिया। थीस्टिस को एक भाई था सगा, एट्रियस। उन दोनों ने मिलकर जो अपना हाफ ब्रदर था क्रिसिपस, उसका मर्डर किया ताकि जो ओलंपिया का थ्रोन है उन दोनों को मिल जाए। लेकिन इससे पेलोप्स जो कि थीस्टिस और एट्रियस के फादर है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उनको एग्जाइल में भेज दिया। दोनों भाइयों ने माइसीन में रिफ्यूज लिया और वहां के जो किंग थे यूरेस्टियस, उसके एब्सेंस में माइसीन का थ्रोन हथिया लिया। यहाँ पे एट्रियस किंग बना। एक दिन एट्रियस ने सोचा कि वो गॉडेस को एक लैम की बलि देकर खुश करे। उसे गोल्डन लैम मिल जाता है, लेकिन वो गोल्डन लैम्प अपनी वाइफ को देता है गॉडेस से छुपाकर। एट्रियस की वाइफ का नाम है एरोप, जो कि वो लैम्प थीस्टिस को देती है क्योंकि एरोप और थीस्टिस इन दोनों का अफेयर चल रहा था। और एरोप एट्रियस को ये बताती है कि ऐसे अनाउंस करे कि जिसके पास भी वो गोल्डन लैम्प होगा वो किंग बन जाएगा। तो थीस्टिस वो गोल्डन लैम्प दिखाता है और वो किंग बन जाता है। लेकिन एट्रियस थीस्टिस को बोलता है कि वो थ्रोन छोड़ दे। थीस्टिस ये डिमांड करता है अगर सन ईस्ट की जगह वेस्ट में राइज होगा तो मैं ये थ्रोन छोड़ दूंगा। ज्यूस, ही वाज द किंग ऑफ गॉड्स, उसने एट्रियस की मदद करने की ठान ली। तो उसने ये करके दिखाया, उसने सूरज वेस्ट में राइज कराया। तो अब थीस्टिस को वो थ्रोन छोड़ना पड़ा। अब आर्टियस किंग बना, लेकिन आर्टियस ने ये बाद में जान लिया कि एरोप और थीस्टिस का अफेयर था। तो थीस्टिस को और सजा देने के लिए एट्रियस ने थीस्टिस के जो 2 बच्चे हैं उनको मार दिया और उनको काट कर उसकी सब्जी बना ली और थीस्टिस को खिलाया और बाद में उन बच्चों के हाथ और सिर दिखाकर उसे टॉन्ट करने लगा। अब थीस्टिस ने भी रिवेंज करने की ठान ली। तो थीस्टिस ने एक ओरेकल से डिस्कस किया कि उसको रिवेंज लेना है अपने भाई आर्टियस पे। तो उस ओरेकल ने बताया कि थीस्टिस की जो डॉटर है पेलोपिया, उसको थीस्टिस से अगर एक बेटा पैदा हो गया तो वो आर्टियस से बदला लेगा। तो थीस्टिस अपनी ही बेटी पेलोपिया का रेप करता है। ऑफ कोर्स ही डिस्गाइजेस हिमसेल्फ फर्स्ट। और जब पेलोपिया को एजिस्थस नाम का बेटा पैदा होता है
वो बेटा एट्रियस से फिर रिवेंज लेता है। तो आपने देखा होगा कि थीस्टस में बहुत सारा रिवेंज है, ब्लडशेड है, ग्रूसम मूवमेंट्स है। सो दिस वाज थीस्टिस, और यही से ट्रेजेडीज ऑफ ब्लड स्टार्ट हुई। रेनेसां स्टेज में ट्रेजेडी के लिए ये प्ले और सिनेका की ट्रेजेडी ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रही। उसके बाद आते हैं प्लॉटस। प्लॉटस और टेरेंस वेर कॉमेडी राइटर्स। प्लॉटस ने जो मिनेंडर की न्यू कॉमेडी है उस पे मॉडल करके अपनी प्लेज लिखे। प्लॉटस ने अपनी कॉमेडीज में स्टॉक कैरेक्टर यूज किए। स्टॉक कैरेक्टर मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज चेक दैट आउट। प्लॉटस के प्लेज में स्टॉक कैरेक्टर कौन से होते थे? मैन इन लव विथ स्लेव, स्लेव गर्ल, सर्वेंट कनिंग होते थे, और मिस्टेकन आइडेंटिटीज का ज्यादा इस्तेमाल करते थे प्लॉटस। प्लॉटस अपने दो प्ले एम्फिट्रियन और मेनेकमी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एम्फिट्रियन में जुपिटर, जिसको ग्रीस में ज्यूस कहा जाता है और रोमन में जुपिटर कहा जाता है, उसका अफेयर एम्फिट्रियन की वाइफ एल्कमेना से होता है। बेसिकली अफेयर नहीं होता। इसकी स्टोरी कैसी है? एम्फिट्रियन अपनी स्लेव के साथ, अपनी आर्मी के साथ थीब्स में जाता है फाइट करने के लिए, और उसके एब्सेंस में जुपिटर एम्फिट्रियन का डिस्गाइज करके वहां पे आता है। एल्कमेना उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और उसके एडवांसेस को अलाउ करती है। दे स्पेंड नाइट्स, दे हैव एन अफेयर। इसको अफेयर नहीं कहेंगे क्योंकि एल्कमेना को लगता है कि ही वाज एम्फिट्रियन ओनली। तो उसके बाद एल्कमेना दो बच्चों को जन्म देती है। एक एम्फिट्रियन का बेटा रहता है और दूसरा जुपिटर का बेटा रहता है, जिसको हरक्यूलिस कहा जाता है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ एम्फिट्रियन एंड दिस वाज कॉमेडी। मेनेकमी, मेनेकमी में दो सेपरेट ब्रदर्स रहते हैं। यहाँ पे मिस्टेकन आइडेंटिटी यूज की गई है। दोनों जुड़वा रहते हैं लेकिन वो बाद में सेपरेट हो जाते हैं, और जब वो एक शहर में आते हैं तो वहां से कैसे कॉमेडी होती है वो मेनेकमी में बताया गया है। शेक्सपियर का प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर्स, वो मेनेकमी से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। बेसिकली उसका प्लॉट मेनेकमी से ही लिया गया है। प्लॉटस के बाद टेरेंस वाज पॉपुलर राइटर, पॉपुलर कॉमेडियन। He was a contemporary of Plautus and he wrote comedies. टेरेंस ने बेसिकली क्या किया, जो ग्रीक स्टोरीज है उनको ही उठाया और लैटिन वर्जन में उसको ढालकर लिख लिया। जैसे प्रेजेंट में मूवीज को रीमेक किया जाता है, काइंड ऑफ वैसे ही टेरेंस ने किया। और टेरेंस का सबसे मोस्ट फेमस प्लेज है द यूनिचस। सो दिस इज ऑल अबाउट रोमन क्लासिसिज्म एंड रोमन पीरियड। आई होप कि आपको रोमन लिटरेचर की हिस्ट्री समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।